नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में 11 प्रस्ताव पर मुहर लगी है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योग नीति को मंजूरी मिलना है। आपको बता दें कि ये देश की पहली योग नीति है। इस योग नीति के जरिए प्रदेश के 5 क्षेत्र को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा और इसी के साथ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए लोन देने का भी निर्णय लिया है। तो वहीं प्रोक्योरमेंट नियमावली में भी संशोधन किया गया है। साथ ही राज्य में 10 करोड़ रुपए तक के विभागीय कार्यों को स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाएगा। हर श्रेणी में बढ़ाई गई स्थानीय ठेकेदारों के काम करने की सीमा, स्थानीय लोगों और स्थानीय उत्पादों पर विशेष जोर दिया गया है। इस जो पूर्व में प्रख्यापित की गई थी, जिसमें सेवा क्षेत्र जैसे कि स्वास्थ्य, वेलनेस, पारंपरिक चिकित्सा, शिक्षा, फिल्म और मीडिया, खेल, आईटीईएस, डेटा सेंटर, कौशल विकास आदि के बारे में सुविधाएं देने की बात की गई थी। तो ये विभाग द्वारा ये प्रस्ताव किया गया था कि इसको हम लोग टारगेटेड करना चाहिए, यानी कि ऐसे स्थानों पे इसको सब्सिडी को नहीं देना चाहिए जहां पे पहले से ही काफी इस तरह के संस्थान हैं, सेवा क्षेत्र के जो उद्योग हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसको टारगेटेड करना चाहिए, उन क्षेत्रों के बाहर इसको करना चाहिए। जैसे देहरादून नगर निगम में पहले से इस तरह के काफी संस्थान हैं, तो और जैसे कुछ इनमें से कुछ क्षेत्र ऋषिकेश में काफी इस तरह के संस्थान हैं, नैनीताल में इस तरह के काफी संस्थान हैं। तो उन क्षेत्रों से बाहर ही ये सब्सिडी दी जाएगी ताकि ये बाहरी जो उत्तराखंड के अन्य क्षेत्र हैं उस तरफ भी इंडस्ट्री जाए। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री धामी अभियान का शुभारंभ करेंगे, जहां अभियान 29 मई से 12 जून तक प्रदेश में चलेगा और जहां पर नई तकनीकी सरकारी योजनाओं की भी दी जाएगी जानकारी। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर अभियान 29 मई से 12 जून तक प्रदेश में चलेगा और इस अभियान की शुरुआत शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले। नई तकनीकी सरकारी योजनाओं के लागू होने वाली है। तो देखिए, जहां विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ होने वाला है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान 29 मई से 12 जून तक प्रदेश में चलेगा। मुख्यमंत्री धामी भी इस अभियान में शामिल होंगे, यानी कि शुभारंभ करेंगे। नई तकनीकी सरकारी योजनाओं का भी देखिए यहाँ पर लागू होने वाला है, जहां पर एक बड़ी पहले बड़ा सौगात भी बताया जा रहा है, बड़ी सौगात बताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं, इस अभियान का शुभारंभ करने वाले हैं। सूबे के मुखिया इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन वो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और एक और बड़ी खबर देहरादून से, जहां 15 जून तक मिल सकता है बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष। जी हां, प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल की दौड़ में 10 विधायक के नाम शामिल है। बीजेपी दिल्ली हाईकमान की हरी झंडी का इंतजार है। इसके बाद नाम तय हो जाएगा कि आखिर कौन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बताते चले कि 15 जून तक बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। मंत्रिमंडल की दौड़ में कई ऐसे विधायक हैं जिनके नाम शामिल है, सभी अपनी को आजमाइश कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए। और अब बस दिल्ली हाईकमान का इंतजार है। जैसे ही बीजेपी दिल्ली हाईकमान का हरी झंडी आती है, उसके बाद से ये नाम तय हो जाएगा, उस नाम पे मुहर लग जाएगी कि आखिर कौन वो शख्स है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के दौर में सबसे आगे है। विश्व महावारी स्वच्छता दिवस पर अल्मोड़ा के उदय शंकर नाट्य अकादमी में प्रदेश के बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की है। इस दौरान मंत्री आर्या ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और इस मौके पर अल्मोड़ा की स्कूली बालिका उपस्थित रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों को बुलाया गया है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बालिकाओं की इसकी संपूर्ण जानकारी मिले और इस महामारी से अपना बचाव कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी दी गई। देखिए, आज विश्व महावारी स्वच्छता दिवस है और इस उपलक्ष्य में आज हमने एक कार्यक्रम अपने इस जनपद अल्मोड़ा में रखा है। निश्चित रूप से ये स्वच्छता दिवस इस बात से है कि आज के समय में जो हमारी बालिकाएं हैं, खासकर चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हों, खासकर जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो स्वच्छता को लेकर उनके अंदर जितनी सजगता होनी चाहिए, जितनी जागरूकता होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम ऐसा देखते हैं कि न होने के कारण
कई बार हमने देखा है कि वैसे गंभीर बीमारियों के संक्रमण के जाल में फंस जाती हैं जो आगे चलकर उनके लिए जानलेवा साबित होती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलग से फ्लू ओपीडी संचालित किए जाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं ताकि खांसी, जुकाम और फीवर से पीड़ित सभी मरीजों का इलाज फ्लू ओपीडी में किया जा सके। दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने बताया है कि इसी हफ्ते अस्पताल में रेस्पिरेटरी इलनेस के रोगियों के लिए फ्लू क्लिनिक संचालित कर दिया जाएगा। इन्फ्लुएंजा क्लिनिक संचालित होने से खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित मरीजों का इलाज व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि अस्पताल में कोरोना से जुड़ी जो है आरटीपीसीआर पर एलाइजा जांच का समुचित मात्रा में किटें उपलब्ध है। इस हफ्ते ही हम लोग जो है फ्लू क्लिनिक हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तो रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे, तो जिससे कि वो पेशेंट्स जो हैं हम अलग से उसमें ही हम देखेंगे उन पेशेंट्स को। हाँ, जांचों की पूरी व्यवस्था हमारे पास है जी, हमारे पास आरटीपीसीआर और एलाइजा की पूरी प्रचुर मात्रा में किट्स उपलब्ध है। देखिए, अभी तक जो खबर है कि ओमिक्रॉन जो है उतना सीरियस नहीं होना चाहिए, और जहां तक है कोविड जो एंडेमिक हो चुका है, लेकिन अभी तक जो भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कोई ऐसी बहुत सीरियस वाली बात नहीं आई है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से जो है निर्देश जारी हो गए हैं, तो जो भी सरकार के निर्देश हैं उनका पालन किया जाएगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और अभी तक लाखों श्रद्धालु चारधामों के दर्शन कर चुके हैं, और ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज सोनी ने कहा है कि बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजिंद्र अजय ने चारधाम में अव्यवस्थाओं की बात कही है, और जिसको कांग्रेस लंबे समय से कह रही है। और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजिंद्र अजय ने पर्यटन सचिव सचिन कोडवे को इसके लिए जिम्मेदार माना है। वहीं इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि चारधाम यात्रा बहुत ही सुखद चल रही है, और लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठकें करते हैं। उनकी तरफ से लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कहना चाहती हूँ अजिंद्र अजय जी से कि जब आप बीकेटीसी के अध्यक्ष थे तो कौन सा यहाँ चाक चौबंद की व्यवस्थाएं, हमने व्यवस्थाओं को ताश के पत्तों की तरह बहते हुए देखा है। हमने अव्यवस्थाओं पूरी तरह से चरमरा गई थी पिछले वर्ष तो चारधाम यात्रा, और कोई संख्या बाहर नहीं निकल पाई, कोई भी आंकड़ा सामने नहीं आ पाया, तो आप अपने रहते हुए तो व्यवस्थाओं को सुधार नहीं पाए। अब कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, ये बौखलाहट लग रही है कि कोई दूसरा अध्यक्ष बन गया है तो आप अव्यवस्थाओं की ओर इंगित कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारा हाल ये हो गया है कि आसमान से गिरे हैं और खजूर में अटके हैं। पहले आप माशाअल्लाह थे, और अब जो है हेमंत द्विवेदी के बनने से तो सुभान अल्लाह जैसी स्थिति हो गई है। प्रदेश के बलिदानी सैनिक आश्रितों को सरकार 10 लाख के स्थान पर 50 लाख रुपए देगी। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा की थी 26 जुलाई 2024 से ये अनुग्रह राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल करगिल विजय दिवस पर बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि में 5 गुना बढ़ोतरी की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रस्ताव को न्याय और फिर वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति लगा दी थी, जिससे बलिदानी सैनिक आश्रितों को बढ़ी हुई अनुग्रह राशि दिए जाने का मामला लटक गया, और अभी तक इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस बात की जानकारी दी। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, उत्तराखंड राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार हो, चाहे 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, पुलवामा हो, संसद पर हमला हो, ताज पर हमला हो, कोई न कोई जवान हमारे यहां से शहीद होता है। जब कोई जवान शहीद होता है तो पहले उसको एक अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए दी जाती थी, जो कि आज के समय में बहुत कम है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कारगिल विजय दिवस पर इसकी घोषणा की थी और विधिवत कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है।
मंत्रिमंडल ने इसको पास कर दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के दिन से अभी तक जो भी शहीद होंगे वो इस राशि के हकदार होंगे। इसके लिए एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड के रानीपुर मोड़ से बीजेपी के विधायक आदेश चौहान की सीबीआई कोर्ट देहरादून ने जो है 1 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2 पुलिसकर्मियों को भी इस मामले में सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि ये मामला कोर्ट में था और कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसको विधायक ने स्वीकार किया है। और आदेश चौहान बहुत ही सुलझे नेता है। ये एक पारिवारिक मामला है जिससे ये सजा हुई है। जब कोई विषय न्यायालय में आता सजा मिलती है, उस सजा को उन्होंने शायद स्वीकार किया है और ये तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे विधायक ऐसे किसी भी कार्य में संलिप्त न हो जिसके कारण उनकी छवि को नुकसान हो। और आदेश जी हमारे बहुत श्रद्धेय विधायक है। ये ठीक है कि पारिवारिक मामले होते तो इस प्रकार की विषय निर्माण होती है, उस निर्माण के तो उनको सजा मिली है, सजा के आधार पर जमानत मिली हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने 21 से 31 मई के बीच देश के सभी जिलों में अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती के लिए आपको बताते चले कि 300वीं जयंती को मनाने का निर्णय लिया है और जिसके तहत राजधानी देहरादून में भी अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बच्चों, युवा, महिलाएं और तमाम लोगों की मौजूदगी रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, देहरादून मेयर सौरव थापलियाल, मुख्यमंत्री ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर और खुद मुख्यमंत्री बच्चों के साथ दौड़ते हुए नजर आए। मैराथन के बाद विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। जन प्रतिनिधियों ने बताया कि अहिल्याबाई के जीवन के बारे में सबको जानने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अहिल्याबाई होलकर जी के स्मृति में ये हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल एंड एमेच्योर प्रतिभागियों ने भाग लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसमें उपस्थित रहे हैं और ये न सिर्फ देहरादून में बल्कि देश के कोने कोने में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर जी का जो योगदान भारत की और खास तौर पे सनातन के लिए रहा है, नई पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले। वो केवल एक राज्य की रानी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने वाली थी। आज के समय में उनका स्मरण हर रूप से हो रहा है। 300 वर्षीय जयंती है और 300 वर्षीय जयंती में इस पुण्य आत्मा को समाज के हर वर्ग तक और उसमें खास तौर पर युवा वर्गों के बीच में भी उनकी पहचान और दृष्टि के साथ ये कार्यक्रम आज पूरे स्थान पर हुआ। माननीय मुख्यमंत्री आज कार्यक्रम में आए थे। मैं हमारी जो महानगर की इकाई उसको बधाई देता हूं और बड़ी संख्या में बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया, युवाओं ने प्रतिभाग किया, मातृशक्ति ने प्रतिभाग किया और ऐसे जो 65 साल से ऊपर के भी जो वरिष्ठ नागरिक थे उन्होंने प्रतिभाग किया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगातार फिट इंडिया, खेलो इंडिया, लगातार युवाओं को प्रेरित करने जैसे मुहिम लगातार चलाई गई है और आज की जिस मैराथन में आप आए हैं, ये मैराथन देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती का अभियान अपने देश के अंदर चल रहा है। उसी निमित्त आज भारतीय जनता युवा मोर्चा देहरादून के द्वारा ये मैराथन का आयोजन किया गया था। आपने देखा किस तरीके से अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर, चरित्र पर, उनके कृतित्व पर उन्होंने क्या क्या काम उस समय 300 साल पहले जन्मी एक ओबीसी परिवार की रानी ने किस तरीके से सुशासन, किस तरीके से अपने सनातन को आगे बढ़ाने का काम किया, इसको प्रेरित करने का काम इन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाए। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के युवा बीजेपी नेता मोहित नाथ गोस्वामी ने पाकिस्तान और उसके आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा कि पाकिस्तान की हर कायराना हरकत का इसी तरह मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर
भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और एक सशक्त एवं एकजुट राष्ट्र के निर्माण हेतु पीएम मोदी की दूरदृष्टि का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इतना अभी कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जवाब दिया है वो जवाब बहुत हद तक और बेहतरीन तरीके से हमारे जवानों ने और हमारे सारे पॉलिटिशियनों ने सब लोगों की मिलीजुली भगत से पाकिस्तान को हम लोगों ने करारा जवाब दिया। इसको आज आप देख भी रहे थे जैसा चल रहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से देना ना, ऐसा मेरा मानना है इस बात में। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए वो सिर्फ पार्टी को चुनाव लड़वाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रावत ने कहा कि उन्होंने जब भी खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा और पार्टी को चुनाव लड़वाया तब कांग्रेस सत्ता में आई है। इस पर उपनेता प्रतिपक्ष और विधायक खटीमा भुवन कापड़ी ने कहा कि यह हरीश रावत का अपना विचार है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा है कि वो अब पार्टी को ही आगे बढ़ने का काम करेंगे और पार्टी का ही नेतृत्व करेंगे, तो इससे कहीं न कहीं पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। मैंने जब चुनाव न लड़ने का फैसला किया विधानसभा का और चुनाव लड़ाया, कांग्रेस सत्ता में आई। 2007 हो, 2007 हो, किसी न किसी तरीके से सत्ता में आने की स्थिति में थे, लेकिन हमारी पार्टी ने कहा कि जनभावना भाजपा के पक्ष में है, हम जोड़ तोड़ से सरकार नहीं बनाएंगे। उस समय कांग्रेस का यही सिद्धांत था। आज तो देश में जोड़ तोड़ की नहीं, तोड़ तोड़ करके ही सरकारें बनाई जा रही हैं। ये आज का दस्तूर है और मैंने इसलिए ये फैसला किया है कि 2027 में भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लड़ाऊंगा, लोगों को साथ लेकर के चलूंगा, समन्वय पैदा करूंगा और कैंपेन को लीड करने का काम करूंगा हर स्तर पर। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विधानसभाएं बहुत छोटी हैं और हर वोटर ये चाहता है कि जो प्रत्याशी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, जो भी हो, वो उसके घर तक आए और घर आकर वोट मांगे, अपनी बात रखे। तो इसलिए जो है कि जिन लोगों के ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो जैसे हरीश रावत जी हैं, तो उनको अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ज्यादा फायदा पहुंचेगा। जहां पूरे देश में कोविड को लेकर पूरी हलचल मची हुई है, पूरा देश अलर्ट है और वहीं उत्तराखंड के जसपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। मौसम के बदलते रुख के चलते ही चिकित्सालय परिसर में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा नजर आ रहा है, लेकिन जसपुर में अभी तक कोविड संक्रमित कोई रोगी सामने नहीं आया और लगातार जांच की जा रही है। वहीं चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र गहलोत ने बताया कि अभी तक कोई भी कोविड संक्रमित रोगी नहीं मिला और साथ ही जनता से अपील की जा रही है कि पहले की तरह कोविड के बचाव में खुद ही अपनी सहभागिता निभाएं। इस तरह के मरीज देखने में नहीं मिले हैं, लेकिन चूंकि देश में और प्रदेश में मिल रहे हैं तो सावधानी पूर्वक हमने एक वार्ड बनाया है इसके लिए अलग से, जहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही एक फ्लू क्लिनिक चला रहे हैं कि अगर इस तरह के लक्षण वाले कोई मरीज आते हैं तो उनको जांच कराई जाए और उनको अलग से रखा जाए और उनको साथ ही हिदायत दी जाए कि घर में भी वो अलग रहें, क्योंकि कोविड में देखा गया है, जो पिछला भी अनुभव है, कि बचाव ही इलाज है। कि जितना हमने अगर किसी को इस तरह के लक्षण आते हैं और उसको घर में ही थोड़ा अलग कर दिया बाकी मरीजों से, बाकी लोगों से, तो ये फैलता नहीं। तो यही हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और एक फ्लू क्लिनिक चला रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों में से एक बार फिर पूर्व प्रतिनिधियों को प्रशासक बनाया जा सकता है। हालांकि पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार ने बताया कि सरकार जुलाई माह में चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें कई व्यावसायिक दिक्कतें आ सकती हैं। उन्होंने कहा है कि 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है
और ज्यादातर लोग यात्रा में बिजी हैं। इसके साथ ही राज्य की जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग परियोजनाओं के लिए 5 गुना लोग राज्य में तीर्थाटन व पर्यटन के लिए आते हैं, जबकि इसके बाद बारिश का मौसम होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव होने तक एक बार फिर पंचायतों को प्रशासकों के हवाले किया जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था में जो राज्य के हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इसमें माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में भी कई एक रिट्स भी लगी हुई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने भी ये जानकारी शासन से चाहिए थी कि क्या प्लान क्या है डेट्स का। इसमें निर्णय ये किया गया अभी तक का कि हम जुलाई माह में चुनाव कराने के लिए तैयार है। सरकार जुलाई माह में चुनाव कराने के लिए तैयार है, सब्जेक्ट टू की माननीय राज्य निर्वाचन आयोग की जो अपनी तैयारियां होती हैं उसके अनुसार अगर जो भी डेट निर्धारित की जाएगी उस हिसाब से। लेकिन राज्य के समक्ष कुछ विशेष अपरिहार्य चुनौतियां भी हैं। वो चुनौतियां जैसे हमारी चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा में पूरा गढ़वाल, इवन कुमाऊं के भी कुछ पोर्शंस, वो लोग इसमें लगे रहते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य की जितनी आबादी है, जो धारण क्षमता है, उससे 5 गुना लोग तीर्थ यात्री के रूप में आते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से राज्य में जुलाई तक चुनाव कराने के लिए कहा है और अब माना जा रहा है कि जो चुनाव का दिक्कत चल रही थी और इसी के साथ साथ जो डेट है उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जुलाई अंत तक राज्य त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग ने ग्रामों के लिए वोटर लिस्ट जारी कर दी है और अब जो भी वोट छूट गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव में छूटे हुए वोटों को लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम करेंगे। कार्यक्रम तय हो गए हैं और सभी पंचायतों की बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और इस बार पंचायतों में भी बीजेपी का कार्यकर्ता जीत दर्ज करेगा। देखिए, हमने कार्यक्रम दे दिया है। अभी वोटर लिस्ट पंचायत ने जारी की है। उस वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं चढ़े हुए हैं, हमने कार्यकर्ता से कहा वो नाम चढ़ाए। बहुत जल्दी हम पंचायत सुरक्षा की टोली भेजने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएगी। हर पंचायत में हमारा प्रधान लड़े। पीडीसी क्षेत्र है, वहां भी हम पार्टी घोषित नहीं करते, लेकिन हर बीडी क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े और जिला पंचायत में पार्टी जब विधिवत रूप से प्रत्याशी की घोषणा करेगी, सिंबल तो नहीं मिलता है लेकिन विधिवत घोषणा करते हैं और हम पिछली बार भी अधिकतम पंचायतों जीते थे, इस बार में अधिकतम पंचायतों में हमारी जीत अर्जित होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।